मैं हूं दिल इम्तियाज और आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने तीन लॉज यानी थ्री लॉज ऑफ मोशन दिए थे जो कि दुनिया और यूनिवर्स की हर चीज़ जो मोशन में है उसको डिफाइन करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ केसेस को देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रॉली है और उसको दो शख्स खींच रहे हैं। एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है और दोनों 150 न्यूटन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एक साहब 150 न्यूटन की जो फोर्स है उसको राइट साइड पे लगा रहे हैं और दूसरे साहब लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ट्रॉली इस वक्त रेस्ट में है। मैं इसको सिमुलेशन को चला देता हूँ और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये ट्रॉली रेस्ट में नज़र आ रही है क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी फोर्स लग रही है और जो नेट फोर्स है इन दोनों फोर्सेस की जो जमा शुदा फोर्स है वो ज़ीरो है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो है, इस वजह से ये ट्रॉली रेस्ट में है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर एक और आदमी ऐड कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर फोर्स बढ़ गई 200 न्यूटन और 150 न्यूटन, तो ट्रॉली इस तरफ चलेगी। इसका मतलब ये है कि जब दो फोर्सेस इक्वल होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है इस तरीके से कि नेट फोर्स ज़ीरो हो, तो रेस्ट वाली बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। इसके बरक्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर 300 केजी जो है इसके ऊपर वेट है, 50 केजी, 50 केजी और 200 केजी, और इस वक्त इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है, ये जिस दुनिया में हम हैं इसमें फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो इस पर कोई फोर्स इस वक्त एक्ट नहीं कर रही और ये 20.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है राइट साइड पर। अगर एक बॉडी मूवमेंट में है और उसको मुझे रोकना है तो मुझे एक फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो ऐड होके ज़ीरो हो जाती हैं, जो इस केस में है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो ऐड होके ज़ीरो हो रही हैं, सो तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी, हमेशा मूव करती रहेगी। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ लेफ्ट साइड पर और इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखें 500 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई और हमने इसको रोका, अदरवाइज ये हमेशा इसी तरीके से मूव करती रहती। आपने याद रखना है कि इस जगह पर फ्रिक्शन नहीं थी और एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, तो अब देखें अब ये रुक गई है। अब हम एक तीसरे मरहले में जाते हैं जहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो 50 केजी का बॉक्स है इसको राइट साइड पर एक फोर्स एग्जर्ट करता हूँ और इसको मूव करवाता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसका मोशन करवाना है, इस वक्त इस पर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जैसे ही मैंने इसको राइट साइड पर एक फोर्स दी, अब आप देखें कि मैंने 500 न्यूटन की इसको फोर्स दी। अब जैसे मैंने फोर्स छोड़ी तो ये 94 न्यूटन की फ्रिक्शन की फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मोशन राइट साइड पे है तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है और स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। उसकी वजह ये कि ये एक कंसिस्टेंट फोर्स है जो लगी हुई है और फ्रिक्शन की, और ये आहिस्ता आहिस्ता उसको रेस्ट में ले आएगी। तो हमें पता चला कि जहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वहाँ पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आ जाती हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि क्या वेट से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उस पर ज़्यादा एक्ट करती है या कम। मैं इसको दोबारा बढ़ाता हूँ, अब आप देखें, बल्कि मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स देता हूँ। ये देखें अब मैंने इस पर एक फोर्स लगाई हुई है 474 न्यूटन की। 94 न्यूटन की फ्रिक्शन वाली फोर्स है, मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, वो भी डबल होगी, 188 न्यूटन होगी। अब ये जल्दी रुक जाएगा। अब इस पर मैं 200 के जी और डाल देता हूँ तो वो 563 न्यूटन होगी जो कि इस मोशन को रोक रही है। तो आपने ये तीन केसेस देखे जिसमें पहला केस था जिसमें दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लग रही थी तो बॉडी जो है वो रेस्ट में रही, मूव नहीं हुई। उस तरीके से दूसरे केस में एक बॉडी मूव कर रही थी और उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ी, वहाँ पर और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। और तीसरा केस ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जैसे हमने मूवमेंट की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको रोकने की कोशिश करती रही और आखिरकार वो कामयाब होगी। अब हम आते हैं न्यूटन के लॉज की तरफ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में है, वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करेगी, और उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी जिसमें वो मूवमेंट कर रही है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती,
इसका मतलब यह अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब यह है कि जितनी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उन सब का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उस पर भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही, यानी उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नहीं होता, तो अगर वो ज़ीरो है तो वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी हमेशा या मूव करती रहेगी। मैं आपको इसको बताने के लिए एक एस्ट्रोनॉट की एग्जांपल लेता हूँ जो डीप स्पेस में है। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है डीप स्पेस में, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। तो अगर ये एस्ट्रोनॉट इस वक्त रेस्ट कंडीशन में है तो ये हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। न्यूटन का लॉ यही कहता है कि अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो ये हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे जो कि इसको मोशन में ले जाए। और अगर ये मूव कर रहा है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता तैर रहा है डीप स्पेस में, तो ये हमेशा तैरता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगाई जाए जो इसको रोक सके, जिस तरह के हमने अपनी एग्जांपल्स में देखा था। अब हम चलते हैं एक स्पेस स्टेशन और वहाँ पर देखते हैं कि न्यूटन का लॉ, उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे चलती है। ये खलाबाज हैं जो स्पेस स्टेशन में हैं और इन्होंने फोर्स दी एक बॉल को, जो पिंग पोंग बॉल है, और आप देखिए कि वो अब मूव करती जाएगी। तो अब ये जो बॉल है इसको हल्की सी उन्होंने इसको फूंक मारी, एयर का फ्लो दिया, तो ये बॉल जो है ये मूव करती रहेगी स्पेस में जब तक कि इसको सामने से रोका ना जाए। तो यहाँ पर आपको न्यूटन का लॉ जो है वो ट्रू होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर कोई चीज़ स्पेस में मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी। उसकी वजह यह है कि स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बहुत कम होती है। अब आप इस तरीके से देखें कि यहाँ पर हमने एयर की फोर्स दी उसको और वो उस फोर्स के साथ हमेशा मूव करती रहेगी। पर न्यूटन के लॉज को, जितने भी लॉज हैं, उनको ज़मीन पे विजुलाइज करना ज़रा मुश्किल होता है। और उसकी वजह क्या है कि ज़मीन में तीन चीज़ें ऐसी होती हैं, तीन फोर्सेस ऐसी होती हैं जो स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती या बहुत कम होती हैं। तो जब हम न्यूटन के लॉज को लेके आते हैं ज़मीन पे तो हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है उसको समझने के लिए। और वो फोर्सेस क्या हैं? ज़मीन में ग्रेविटी होती है, ये फोर्स हर वक्त एक्ट कर रही होती है। इसी तरीके से ज़मीन में फ्रिक्शन होती है और एयर रेजिस्टेंस भी मिल रही होती है। तो ये तीन फोर्सेस ऐसी होती हैं जिसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एयर रेजिस्टेंस बाज़ केसेस में हम उसको देखते हैं और बाज़ का तो उसको हम अपने डिज़ाइन में कंसिडर नहीं करते। इन तीन फोर्सेस की वजह से न्यूटन्स के लॉज को ज़मीन में विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलें अब हम करते हैं। मेरे पास एक रॉकेट है और वो रॉकेट इस वक्त रेस्ट कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन ये कहता है कि अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम देखें तो रॉकेट का एक वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये क्या होता है? mg, यानी ये ग्रेविटी की वजह से होता है। खला में इस रॉकेट का वेट जो है वो नहीं होगा, ये वेटलेस होगा, पर ज़मीन पे ये इसका वेट एग्जिस्ट करता है ग्रेविटी की वजह से। और एक उतनी ही फोर्स जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये भी न्यूटन के एक लॉ से आती है जिसे हम कहते हैं कि हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है। तो अभी आप इस पर गौर ना करें, आप अज्यूम करें कि ये एक फोर्स उस पर एक्ट कर रही है रॉकेट पे। तो ये दोनों फोर्सेस इस वक्त बराबर हैं, तो इसलिए इनका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है और ये रॉकेट जो है रेस्ट में रहेगा। इस रॉकेट को मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अनबैलेंस फोर्स इस पर लगनी चाहिए, तभी ये मूव कर सकेगा। अदरवाइज न्यूटन कहता है ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो जैसे हम इसको इग्निशन देते हैं तो इसमें जो फ्यूल होता है वो जलता है और बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट गैसें जो है वो बाहर निकलती हैं, जो इसको एक अपवर्ड थ्रस्ट देती है। एक फोर्स है, थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स है। वेट उसका जो है वो आपको नज़र आ रहा है वहीं पर है, क्योंकि इस वक्त ये ज़मीन के साथ टच नहीं कर रहा, तो इसके वो जो रिएक्शन फोर्स थी, नॉर्मल फोर्स है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आप ज़मीन पर कोई चीज़ अपना वज़न डाल रही होती है। इस वक्त क्योंकि ये हवा में, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करें अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होती है। ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस वजह से ये रेस्ट से मूव करेगा और ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको हमने रोकना है तो इस पर एक फोर्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हमें लगानी पड़ेगी अनबैलेंस, तभी ये रुकेगा जाकर। यहाँ तो हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा, पर अब एक बहुत अहम पैरामीटर जो है
जिसे जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। इनर्शिया जो है वो मैटर की, मास की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज नहीं चाहती। इनर्शिया चाहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहे, रुके ना। अच्छा, इनर्शिया आप कैसे महसूस करते हैं? आप इस मोटरसाइकिलिस्ट को देखें, जब ये जा रहा है तो इसके मोटरसाइकिल और उसके ऊपर जो आदमी बैठा है वो दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। पर जब ये दीवार के साथ लगता है तो मोटरसाइकिल जो है उस पर फोर्स लगती है और वो रुकता है। पर ये जो आदमी ऊपर बैठा हुआ है इस पर वो फोर्स नहीं लगती और ये कोशिश करता है कि उसी स्पीड से आगे जाता रहे, और उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है, इसको चोटें भी लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया है, और इसका इनर्शिया जो है वो इसको आगे लेके जा रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जब मोटरसाइकिलिस्ट इस तरह आके टकराते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इनर्शिया की वजह से मोटर सवार जो है, मोटरसाइकिल का जो सवार होता है वो दूर जाके गिरता है। इसी तरीके से मैं आपको इनर्शिया की एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आप और गाड़ी वो एक ही स्पीड के साथ जा रहे होते हैं। पर जैसे ही गाड़ी आगे टकराती है तो आप इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी उसी स्पीड पर जा रहे होते हैं जिस स्पीड पर गाड़ी जा रही होती है। तो इनर्शिया चाहता है कि आप उसी स्पीड पर जाते रहें। तो इस वजह से आप अपनी बॉडी के इनर्शिया की वजह से उस स्पीड को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपको आगे की तरफ एक झटका लगता है। जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से आप आगे जाएंगे, और जितना आपका इनर्शिया कम होगा उतनी कम तेज़ी से आप आगे जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सीट बेल्ट्स लगाएं ताकि इनर्शिया की वजह से एक्सीडेंट की सूरत में हम आगे की तरफ जाके डैशबोर्ड से न टकरा सकें। अब इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी इनर्शिया की वजह से इस ट्रॉलर से नीचे गिर जाती है। आप देखें ट्रॉलर आगे की तरफ मूव करता है जबकि इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे होते हैं। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी रेस्ट वाली चीज़ को रेस्ट पे रखने की पूरी कोशिश करती है। तो इसके इनर्शिया की वजह से ये गाड़ी मूव नहीं करती और उस वजह से नीचे गिर जाती है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कैंडल जो है वो ग्लास के ऊपर पड़ी हुई है, और जैसे ही हम ये चादर तेज़ी से निकालेंगे, क्योंकि ग्लास इस वक्त रेस्ट कंडीशन में है, तो ग्लास का इनर्शिया जो है वो इसको रेस्ट कंडीशन पे रखने की पूरी कोशिश करेगा। क्लॉथ के मूव करने के बावजूद ग्लास जो है वो अपनी रेस्ट कंडीशन को बरकरार रखता है और उसकी वजह इसका इनर्शिया है। अगर मैं आपको दो बाल्टियाँ दूँ और इनमें एक में सैंड भरी हो और वो बहुत ज़्यादा भारी हो और दूसरी जो है वो खाली हो, तो आपको इन दोनों में किस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो मूव कर सके? क्या खाली बाल्टी पर आपको बकेट पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या भरी हुई बकेट पे? आप कहेंगे भरी हुई बकेट पे मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसका मास ज़्यादा है, और अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि जो मैसिव बॉडीज़ होती हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, और वो बॉडीज़ जिनका मास कम होता है उनका इनर्शिया कम होता है। तो अगर एक बॉडी है जो बहुत बड़ी है जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा और वो रेजिस्ट करेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो आप उसको इतने आराम से मूव नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि उसका इनर्शिया रेजिस्ट करेगा कि वो रेस्ट पे रहे, तो आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर एक मैसिव बॉडी मूव कर रही है, जैसे बहुत बड़ा ट्रॉलर मूव कर रहा है, तो उसका इनर्शिया चाहेगा कि वो मूव करता रहे, और उसको रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ एक ट्रॉलर से। ये ट्रॉलर के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा मास था। अब जैसे ही इस ट्रॉलर ने ब्रेक लगाई तो ये ट्रॉलर तो रेस्ट में आ गया, पर इस पत्थर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह ये थी कि ये भी उसके साथ साथ मूव कर रहा था। तो इस इनर्शिया की वजह से ये पत्थर जो है आगे की तरफ चलता गया, बढ़ता गया, और उसकी वजह से इसने अगला कैबिन जो है उसको हिट किया और डैमेज कर दिया। तो आपको नज़र आया कि इनर्शिया जो है उसमें कितनी पावर होती है, क्योंकि ये रेजिस्ट किया इसने कि इसको फ़ौरन रोका जाए क्योंकि ये मोशन में था। इसी तरीके से बस में बैठे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको इनर्शिया की एप्लीकेशन नज़र आती है। अगर आप बस में खड़े हैं और आपने कुछ नहीं पकड़ा हुआ, तो जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, ये राइट साइड पे आप क्या करें, आगे की तरफ गिरेंगे। उसकी वजह यह है कि बस की स्पीड तो कम होगी पर आप उसी स्पीड से मूव कर रहे थे, और आपके इनर्शिया की वजह से आप उसी स्पीड से आगे की तरफ गिरेंगे। और अगर बस एकदम चलती है और आप खड़े थे और इनिशियली बस रेस्ट कंडीशन में थी, तो अब क्या होगा, एकदम जैसे बस चली तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। उसकी वजह यह है कि आप रेस्ट में थे और इनर्शिया प्रॉपर्टी जो थी वो
आपको पीछे की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि वो इस मोशन को अपोज करेगी। तो ये दोनों फिनोमिना हम बस में खड़े कई मरतबा महसूस कर चुके हैं कि जब भी बस आगे को जाती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, और जब भी बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और इसकी वजह हमारा इनर्शिया है। तो अगर हमारा मैस बहुत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे, और अगर हमारा मैस कम है तो हम कम तेज़ी से आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे। एक और एग्जाम्पल, और वो है कि हमने एक कॉइन रखा और वो कॉइन रेस्ट में है, और उसके नीचे एक पेपर रखा। इस पेपर को, ये कार्डबोर्ड का पेपर है, सख्त पेपर होगा, इस पेपर को अगर आप तेज़ी से स्ट्राइक करें तो ये आगे की तरफ जाएगा, और जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो ग्लास में गिर जाएगा। उसकी वजह भी इनर्शिया है, क्योंकि ये जो कॉइन है हमारे पास, ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो इस वजह से ये मूव नहीं करेगा, और कार्डबोर्ड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और ये उसी कंडीशन में रहेगा। और आखिरी एग्जांपल जो मैं आपको इनर्शिया की देता हूँ वो ये है कि जब भी आप मैरी गो राउंड और मुख्तलिफ घूमने वाले झूले लेते हैं, तो अगर आप उससे एकदम जंप लगाएं तो आप तेज़ी से आगे की तरफ गिरते हैं, और उसकी वजह यह है कि आप एक स्पीड के साथ झूले के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन रेस्ट पे होती है, पर आप उसी स्पीड के साथ आगे भागना लग जाते हैं इनर्शिया की वजह से, अपनी बॉडी के इनर्शिया की वजह से। तो अब आपको पता चला कि इनर्शिया जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है कि अगर आप रेस्ट पे हैं तो वो आपको रेस्ट पे रखना चाहेगी, और वो रेजिस्ट करेगी मोशन को, और अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो आपको उसी स्पीड के साथ तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करेगा अगर आपको रोका जाए।